जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी कॉपी पेन में। तो आज हम इस लेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी फॉर्म में होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो बुद्धि जो है वो आनुवांशिक अधिक होती है और उस पर बौद्धिक चिंतन का प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसका आशय यह हुआ कि बुद्धि में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना कम ही संभव है। अतः मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा में यह सोचना है कि उन्हें प्रतिभाशाली बच्चों के साथ पढ़ाया जाए न्याय संगत नहीं है। इस तथ्य के अतिरिक्त एक तथ्य और है, किसी भी समस्या के कारणों को मिटा देने से उस समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। इन दोनों तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मंद बुद्धि छात्रों की शिक्षा के विभिन्न पहलू होने चाहिए। इसमें हम दोनों ही प्रकार यानी मंद बुद्धि छात्रों जिन्हें शिक्षा दी जाती है और जिन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती को साथ साथ लेकर चलेंगे। मंद बुद्धि बालक का जो शिक्षक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि भाई दोनों ही प्रकार के जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, चाहे उन्हें शिक्षा दी जा सकती है अथवा नहीं, ठीक, किसी भी बात को बड़ी देर से सीख पाते हैं। अतः शिक्षक को संवेगात्मक दृष्टि से बड़ा स्थिर होना चाहिए। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, संवेगात्मक दृष्टि से शिक्षक को क्या स्थिर होना चाहिए। ठीक, और मंद बुद्धि बालकों के लिए चूंकि देखो लिखना पढ़ना बड़ा कठिन है, ठीक, उनके लिए मंद बुद्धि बालकों के लिए, अतः लिखना पढ़ना उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना जीविकोपार्जन हेतु कुछ कार्य करना सीखना। इस दृष्टि से शिक्षक को चाहिए कि भाई संज्ञानात्मक दृष्टि से उन बातों का ज्ञान कराए जो उनके जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक है, जैसे काम के बदले दाम कमाना। ठीक, और भावात्मक दृष्टि से बात करें तो भावात्मक दृष्टि से काम के प्रति लगन और सामाजिक चेतना की सीख देना चाहिए। और क्रियात्मक दृष्टि से क्या है कि बालक जिस काम को करने में सक्षम हो उसे उस कार्य को कराने का प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक, और आगे देखते हैं कि यथार्थता यदि मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा भी दी जाए तो वे बहुत आगे नहीं चल पाते। इस दृष्टि से उन्हें उतनी ही शिक्षा दी जाए जितनी वे बौद्धिक दृष्टि से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल पॉइंट है, समझिए। और अगला है कि प्रत्येक बौद्धिक या शारीरिक कार्य उनकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर कराया जाए। ठीक है, और पांचवा है कि मंद बुद्धि बालकों के लिए ज्ञानेंद्रियों एवं बौद्धिक शिक्षा के स्थान पर शारीरिक एवं स्नायुओं की शिक्षा अधिक लाभप्रद सिद्ध होती है। ठीक, छठा है कि यदि कोई मंद बुद्धि बालक शिक्षक या परामर्शदाता के पास मार्गदर्शन हेतु आए तो उसे समझाया जाए कि उसके लिए आगे पढ़ने की अपेक्षा किसी कला यानी काष्ठ कला, चित्रकला, कताई बुनाई आदि का प्रशिक्षण ग्रहण करना अधिक अच्छा रहेगा। ठीक, और नई शिक्षा नीति 10+2 की शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। अब तो ये चेंज हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि दिया है कि मानसिक मंदितों की शिक्षा के लिए नियम बताइए। ठीक, तो इनके लिए क्या है कि ऑलिवर पी कोरेस्टो ने कुछ नियम बताया, देखते हैं। लिखा है कि अधिकम कार्य अधिक, इनके लिए मानसिक जो बालक है इनके लिए क्या चाहिए कि भाई अधिकम कार्य जटिल नहीं होना चाहिए। और ठीक, और नवीन अधिकम में कम से कम जो तत्व होते हैं वो कम से कम होना चाहिए। ठीक, ताकि उन्हें ग्रहण कर सकें। और सेकंड है कि इसमें क्या है कि बालक रुचिपूर्ण तरीकों से सीखे, इसके लिए अधिगम कार्य छोटा रखे। ठीक, छोटा रहेगा तो रुचिपूर्ण तरीके से सीख जाएंगे। तीसरा है कि सीखने में कई सोपानों का प्रयोग किया जाता है, ये सोपान छोटे छोटे होने चाहिए ताकि बालक त्रुटि ना करे। पॉइंट की बात करें तो कि बालक की रुचि तथा अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए उनके अनेक प्रयास करवाने चाहिए। और पांचवा है कि बालकों को व्यावसायिक कार्य हेतु प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहिए। ठीक, ताकि मिलजुल कर कार्य कर सकें। ठीक है, बाकी ये मतलब शिक्षा के नियम थे मानसिक मंदितों के लिए। अगला है कि मानसिक मंदितों की शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका। ठीक, तो शिक्षक कैसे होने चाहिए, तो देखते हैं कि भाई शिक्षा कैसे जो बालकों के विषय में जानकारी देना। ठीक, बालकों के विषय में जानकारी देना क्या है कि भाई मानसिक मंदित बालकों की भाई समस्याएं अनेक होती हैं। एक सफल व प्रशिक्षित शिक्षक वही होता है जो इन सभी समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकाल सके। शिक्षकों को छात्र के विकास की पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे छात्र कहाँ से आया, उसका परिवार कैसा है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है आदि, ताकि छात्रों की समस्याओं का निदान भली प्रकार से किया जा सके। ठीक, दूसरा है कि भाई शिक्षकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करे, ऐसा होना चाहिए शिक्षक। इसकी ये तो नॉर्मल पॉइंट था। ठीक, सिंपल से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करे, मतलब कि जो मंद बुद्धि बालकों में संवेगात्मक स्थिरता ना के बराबर होती है। वह थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोने लगते हैं, वह भय से घबराते हैं, कभी कभी वह संवेगात्मक स्थिरता भी उत्पन्न करते हैं जिससे वह विद्यालय तथा समाज के साथ भी सामंजस्य रख सकें। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। आगे है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। तो मंद बुद्धि बालकों के अध्यापन के समय आवश्यकता अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री तथा पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत करके सीखने तथा अवलोकन एवं प्रायोगिक विधियों से पाठन करना
लाभकारी होता है। ठीक, कि कैसा होना चाहिए, अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए भाई, अध्यापक का जो आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक, कि वह भाई मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दबाव से मुक्त हो। ठीक है, वही अच्छा शिक्षक है और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। ठीक, ये हो गया। और बालकों को सम्मान देने वाले शिक्षक होने चाहिए, वो बालकों को, हाँ, सम्मान देने वाले शिक्षक होने चाहिए। ठीक, शिक्षक का व्यवहार मतलब ऐसा होना चाहिए कि बालकों को प्यार तथा सम्मान देने वाले होने चाहिए। और सातवां है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए कि भाई समूह कार्यों द्वारा शिक्षा दे। ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक के द्वारा समूह कार्य में शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे वाद विवाद आदि के रूप भी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि बालक खेल खेल में शिक्षा सरल तरीक़ों से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, आगे है कि शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक, तो भाई जो बात कक्षा के अधिकतर छात्रों से ना आती हो उसे अवश्य बता देना चाहिए। मतलब जो ऐसी कुछ बातें होती जो अधिकतर छात्रों को नहीं आती है तो शिक्षक को उन्हें बता देना चाहिए। ठीक है, भले ही वो पिछली कक्षा में क्यों ना हो। और जिस बात का संबंध पिछली कक्षाओं से है उसे बताने में अधिक समय नहीं लेना चाहिए। और पिछली कक्षाओं से संबंधित केवल वही बात बताई जाए जिनका संबंध आगे वाली कक्षाओं से हो या आगे बताई जाने वाली बात से हो। ठीक, और जो बालक मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें आवश्यक रूप से कक्षा में न बिठाकर छुट्टी दे दी जाए। और पाँचवा है कि जो विद्यार्थी कम सुनते हैं, उन्हें कम दिखाई देता है, उन्हें कक्षा में ऐसे स्थान बिठाए जाए जहाँ से भाई शिक्षक की बात को सरलतापूर्वक सुन सकें और श्याम पट्ट को देख सकें। ठीक है, और उनके बैठाने से किसी दूसरे छात्र को व्यवधान उत्पन्न न हो। और छठा है कि कमज़ोर छात्रों को हतोत्साहित करने वाली तथा प्रतिभा संपन्न छात्रों में अहंकार पैदा करने वाली कभी भी कोई बात ना कही जाए। ठीक, तो ये ऐसी बातें हो गई। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो वाणी बाधित बालकों के शिक्षण है तो कक्षा प्रबंधन कैसा होना चाहिए। ठीक, तो वाणी बाधितों के लिए कक्षा प्रबंधन कैसा होना चाहिए। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि छात्रों के अशुद्ध उच्चारण का भाई मजाक न उड़ाया जाए और उनको भाई प्रश्नों के उत्तर देने के समान अवसर प्रदान किए जाएं। और बालकों से वह शब्द अधिक बुलवाया जाए जिनका उच्चारण वो ठीक प्रकार से नहीं कर सकता, और उसे ऐसी परिस्थितियाँ जो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करें जिसमें वह अपने आप को असमर्थ न समझे। और बालकों को सामूहिक उच्चारण प्रविधि के द्वारा पढ़ाएं और बालकों को कक्षा में बोलने के उचित अवसर दें और हकलाने पर उनसे सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें। और शिक्षक बालकों पर अपना पूर्ण ध्यान दें, कक्षा में छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा प्रयोग की जाए। तो ऐसे ही आगे भी पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप 5 से 6 पॉइंट लिख भी देते तो बहुत है। ठीक, तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो भाषा तथा वाणी बाधित बालकों के शैक्षिक प्रावधान है तो किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बिंदु लिखे हैं, जैसे कि शिक्षण आयाम हो गया, द्वैभाषिक योजनाएं हो गई, अध्यापक की भूमिका। ठीक, 2 प्रकार से हो सकती है, शिक्षण सहायक विधि और भाषा कौशल विकास द्वारा, और अनुकूलित पाठ्यक्रम, शैक्षिक परागमन और शिक्षण तकनीकी। ठीक, तो ये क्या है कि भाषा तथा वाणी बाधित बालकों के शैक्षिक प्रावधान हेतु कुछ पॉइंट्स हैं। एक आठवां अगर अगला है 8वां पॉइंट कि भाषा बाधित बालकों की शिक्षा में किन बातों का समावेश होना चाहिए। ठीक, तो इनमें 2 बातों का समावेश होना चाहिए। पहला है कि शिक्षण सामग्री, यानी भाषा तथा वाणी बाधित बालकों के लिए सीखने में नई भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्य में कक्षा के जो सहपाठी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों द्वारा यह कार्य कुछ बुद्धिमान छात्रों को सौंप दिया जाता है ताकि वह खाली समय में भाषा बाधित बालकों को नई शिक्षा प्रदान कर सकें। इस प्रक्रिया में छात्र व उनके सहपाठियों दोनों ही लाभान्वित होते हैं। यह कार्य सहपाठी के अतिरिक्त समाज का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति भी कर सकता है। और दूसरा है कि भाषा कौशल का विकास या भाषा कौशलों का विकास। तो नई भाषा को सीखने के लिए कुछ कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि सुनने का कौशल किस प्रकार विकसित किया जाए। यहाँ पर भी मुख्य बात यह है कि बालकों में नई भाषा को ध्यानपूर्वक सुनने के कौशल किस प्रकार विकसित किए जाए। और इन कौशलों के विकास में निम्नलिखित जो तथ्य हैं यहाँ पे आप पढ़िएगा। तो पहला जो हमारा तथ्य है कि प्रथम अवस्था के अंतर्गत जो भाषा बाधितों को श्रव्य सामग्री के माध्यम से नई भाषा की दुनिया सुनाकर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। और दूसरा है कि जब बालक ध्वनि के शब्दों को पहचानने का अभ्यास करते हैं तो वह शब्दों को पहचानना तथा बोध करना भी सीख जाते हैं। तीसरा है कि भाई तृतीय अवस्था में बालकों द्वारा वाक्यांशों को पहचानना भी आ जाता है और इस अवस्था में बालकों को बोध होने लगता है और बालकों को मुहावरों तथा सूत्रों आदि की ओर से अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चौथी जो हमारी अवस्था है कि जो बालक भाई वाक्यों की पहचान करने लगता है अब, अतः बालक को इन वाक्यों को सुनने व दोहराने हेतु प्रेरित करना चाहिए। और पांचवी जो अवस्था है कि पांचवी अवस्था में विस्तृत भाषण की पहचान अति आवश्यक है। इस अवस्था को अंतिम अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक को अधिक से अधिक समझने व बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक, इन पांचों जो अवस्थाएं हैं वो टेलर द्वारा बताई गई हैं। अतः 6वां अवस्था में बालक इन्हीं अवस्थाओं से निकलकर भाषा को सुनता व समझता है। ये अवस्थाएं भाषा विकलांगों हेतु उत्तम है। नई भाषा को सीखने के लिए सुनने के कौशलों के विकास हेतु भाषा व वाणी
बाधित बालक में इन 5 अवस्थाओं का विकास शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक, बाकी ये जो लिखा है ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपने पढ़ ली। आगे हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा के प्रावधान और इनकी शिक्षा में कक्षा कक्ष प्रबंधन। ठीक, तो जो विशिष्ट बालक है आप वही पढ़ रहे हैं कि भाई उनकी शिक्षा का प्रावधान और उनके लिए कक्षा कक्ष का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो भाई इनको 2 आधारों पर बांटा गया, एक पूर्ण दृष्टिबाधित और एक आंशिक दृष्टिबाधित। ठीक है, तो ये तो पूर्ण और आंशिक में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए आराम से। और आगे है कि अतः शिक्षा भी इसी आधार पर दी जानी चाहिए। सामान्य रूप से जो एक विद्यालय में 500 से 1000 तक बालकों की संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक बालक को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ कुछ ही बालक कक्षा में ऐसे होते हैं जिन्हें इस शिक्षा के दायरे में लाया जाता है। और जो दृष्टिबाधितों हेतु जो गांव में भी विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए ताकि वहाँ के दृष्टिबाधित बालक भी इसका लाभ ले सकें। राज्य के शिक्षा निदेशक गांव में ऐसे विशिष्ट शिक्षा संस्थानों का आयोजन करें जिससे कि वहाँ एक बालक इनका लाभ ले सके। और गांव व शहरों दोनों में ही सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इन बालकों की पहचान करनी चाहिए तथा उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। इन बालकों को शिक्षा देने के लिए एक अलग कक्षा कक्ष की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक, और जो पृथक कक्षा कक्ष है उसके निम्न कार्य हैं कि भाई ये पृथक कक्षा कक्ष में बालकों को निम्न उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, पृथक कक्षा कक्ष में तो इसमें लिखा है कि भाई जो हमारे कम देखने वाले बालकों की शिक्षा है तो उचित उपकरण, ठीक, उपकरण का प्रबंधन करना चाहिए और प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था की जाए जो इनकी समस्याओं को समझ सके व हल कर सके। और माता पिता को शिक्षा के विशेष उद्देश्यों से परिचित कराया जाए ताकि वह भी अपना योगदान दे सके। ठीक, और चौथा है कि आंशिक दृष्टिबाधित बालक का विशेष कक्षा व सामान्य कक्षा में भली प्रकार स्वागत करें ताकि वह अपनी समस्याएं दूर कर सके। अगला है कि कम देखने वाले बालकों का तथा औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक साथ रखें ताकि यह बालक एक दूसरे से मदद ले सकें। और छठा है कि इन बालकों से आंखों पर अधिक जोर देने वाले कार्य ना करें। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो भाई विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षकों को आँख से संबंधित बनावट, सामान्य बीमारियां तथा सफाई व इनकी कठिनाइयों आदि के बारे में परिचित होना चाहिए तथा कक्षा में पढ़ाई की उचित विधि अपनानी चाहिए। और बालकों की मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक कठिनाइयों के साथ साथ संवेगात्मक कठिनाइयों को भी पहचानना चाहिए। उसे बालक की वर्तमान व भविष्य संबंधी आवश्यकताओं का भी पता लगाना चाहिए। ठीक, तो ये था। अब एक शिक्षक को बालकों में ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए जिसमें वह छात्र अच्छा सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक समायोजन कर सके तथा अपनी शारीरिक जो कमजोरियों की हीन भावना को मन में न लाए। और उसे बालकों के माता पिता से भी लगातार मिलते रहना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए तो दृष्टिबाधित बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य व स्रोत दोनों ही का शिक्षकों पर आधारित होता है। ठीक, और स्रोत शिक्षक इन बालकों की समस्त कठिनाइयों का हल खोजते हैं तथा सामान्य व स्रोत दोनों ही शिक्षकों को कौशल से युक्त होना चाहिए। 11वां जो हमारा प्रश्न है वो है कि आंशिक व पूर्ण दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक, तो शिक्षण उपकरणों का जो प्रयोग है ये भी हो सकता है इसमें कि भाई जो इनसे संबंधित शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करेंगे तभी वो सीख पाएंगे। ठीक, पढ़ते हैं आगे कि लिखा है कि आंशिक व पूर्ण दृष्टिबाधित जो बालकों के लिए शिक्षण उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कई शोध कार्यों के फलस्वरूप यह पता चला है कि आंशिक बाधित बालकों को यदि उत्तल दर्पण, चश्मे तथा दृष्टि यंत्रों की सहायता से शिक्षा दी जाए तो उत्तम रहता है। आकृतियों तथा अक्षरों को बड़ा करके यदि विकसित किया जाए तो उनके द्वारा उचित शिक्षा दी जा सकती है। और यहाँ कुछ निम्नलिखित प्रकार से इनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। वो है कि भाई विद्यालय में एक स्थान पर आने जाने के निर्देशन दिए जाएं और एक समय में एक ही गतिविधि को नियमित रखा जाए। जब बाधित बालक घर या विद्यालय से बाहर जाए तो उन्हें सहायक निर्देशिका दी जाए और विद्यालय के परिवर्तनों की पूर्ण जानकारी उन्हें दी जाए। और विद्यालय तक कक्षा में चलने में निर्देशन दिया जाए जिससे वे आराम से अपनी गतिविधि कर सकें। अन्य सहयोगी तथा साथियों को नाम से बुलाना चाहिए क्योंकि वह संकेतों को नहीं पहचान पाते। ठीक, और अगला जो हमारा 12वां प्रश्न है वो है कि श्रवण बाधितों की शिक्षा की तकनीकी कैसी होनी चाहिए। ठीक, श्रवण बाधितों की शिक्षा की तकनीक कैसी होनी चाहिए। तो जो शिक्षण तकनीकी है, ठीक, निम्न प्रकार से तकनीक अपनाई जाती है। वो ये है कि बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय पाठ पढ़ाया जाए तथा साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर देने हेतु प्रेरित किया जाए। साथ साथ यह भी देखा जाए कि बालक पढ़ाई गई बात को समझ रहा है या नहीं। बालकों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सहायक सामग्री है कि भाई चित्र, आकृति, मॉडल, संकेत शब्द, मानचित्र, अन्य सहायक सामग्रियाँ। और तीसरा पॉइंट है कि श्रवण बाधितों का अवलोकन भी किया जाना चाहिए। इस अवलोकन में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए कि विषय का अच्छा ज्ञान हो, अच्छी शैक्षिक उपलब्धि होनी चाहिए, कक्षा का शिक्षक से काम लेने में आत्मविश्वास का अनुभव हो
और चौथा पॉइंट है कि श्रवण बाधितों के लिए रोचक तकनीकी कार्यक्रम बनाई जाए। यह कार्यक्रम रोचेस्टर तकनीकी विज्ञान संस्था में बने हुए बाधित राष्ट्रीय तकनीक संस्थान में उपलब्ध है। और श्रवण बाधितों को कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए, इनकी अधिगम से संबंधित कमियों को निकालकर इन्हें अभिप्रेरित किया जाए और इनके लिए विशिष्ट शिक्षक को नियुक्त किया जाए। ठीक, तो ये आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अगला हम जो हमारा 13वां क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे कि शैक्षिक तकनीक के अतिरिक्त श्रवण बाधितों के लिए कौन सी शैक्षिक सुविधाएं आवश्यक हैं। ठीक, तो श्रवण बाधित बालकों को शैक्षिक तकनीकियों के अतिरिक्त भी कई प्रकार से उन्हें शैक्षिक सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, जो है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग द्वारा, व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा, श्रव्य परीक्षण, श्रवण प्रशिक्षण द्वारा और पढ़ने व बोलने का प्रशिक्षण दे सकते हैं और पूर्व प्राथमिक परीक्षण। ठीक, तो इन सुविधाओं के अतिरिक्त श्रवण बाधितों को सांकेतिक भाषा में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत बालकों को रोशनी के द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाती है और इनके अतिरिक्त कंप्यूटर, टाइपराइटर तथा टेलीफोन जैसे यंत्रों का भी प्रयोग करके शिक्षा दी जाती है। बालकों को विभिन्न साधनों के द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाती है। यह साधन जैसे कि प्रोजेक्टर द्वारा या वीडियो टेप द्वारा, फिल्मों का प्रयोग करके भी हो सकता है और कक्षा में समूह श्रवण सहायक कार्यक्रम द्वारा भी हो सकता है और श्रवण सहायक बंदी तथा ध्वनि कान का प्रयोग किया जाना चाहिए और श्रवण बाधित बालकों को अजायब घर तथा ऐतिहासिक स्थानों में भी घुमाने ले जाना चाहिए। और अध्यापकों के व्याख्यान होते हैं उनको टेप करके श्रवण बाधितों को दिया जाए ताकि वह धीरे धीरे इन्हें सुनने का प्रयत्न करें। ठीक, अतः इन बालकों को घुमाने के लिए ऐतिहासिक स्थल, अजायब घर तथा प्रसिद्ध आदि स्थानों पर ले जाना चाहिए। बाकी आगे पढ़ते हैं कि भाई दिया है कि विकलांग बच्चों हेतु कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर 1 दिया है बुनियादी शिक्षण विधि। श्री TS अविनाश लिंगम के अनुसार महात्मा गांधी ने राष्ट्र को एक अनमोल उपहार दिया है, जो क्या है कि बुनियादी शिक्षा। यह एक व्यवहारिक पद्धति है जो विभिन्न विषयों के साथ आधारभूत उद्योग को माध्यम मानकर बालक को आत्मनिर्भर बनाकर उसे समाज से जोड़ती है। ठीक, आगे है कि खेल विधि। तो विकलांग बालकों में संगीत, शारीरिक व्यायाम, मनोरंजन, अभिनय, कृषि, बागवानी तथा अन्य उद्योगों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। खेल विधि विकलांगों हेतु अति आवश्यक है, वह रुचिपूर्ण विधि है। इसमें सीखने के प्रति स्थायी उत्साह तथा स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। और तीसरा है आगमन व निगमन विधि। ठीक, आगमन विधियों के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष प्रतिपादित किया जाता है, जबकि निगमन विधि में सिद्धांतों को प्रस्तुत करके उनके आधार पर विषय या कार्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं जो क्रियात्मक विधि है। तो क्रियात्मक विधि के अंतर्गत सहज प्रवृत्तियों को प्रेरक शक्ति के साथ मिलाकर शिक्षण में कठिनाइयों को समाप्त करती है। विकलांग बालक इस माध्यम से स्वाभाविक अनुभवों को ग्रहण करने लगता है। एक पांचवा है कि व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियाँ। तो व्यक्तिगत तथा कक्षा शिक्षण विधियों के द्वारा बालकों को भली प्रकार शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जबकि कक्षा शिक्षण विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। इन बालकों की शिक्षा में करके सीखने पर भी बल दिया जाता है। इसमें किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, बुनियादी शिक्षण विधि पर भी बल दिया जाता है। छठा है कि ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि का शाब्दिक अर्थ है स्वयं बोलना। स्पेंसर ने कहा है कि ह्यूरिस्टिक विधि एक ऐसी विधि है जो विद्यार्थी को अधिकाधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह विधि स्वयं में ही करके सीखने की विधि है, अतः यह विकलांगों में सीखने के प्रति विश्वास की भावना को मजबूत करके अनुकूल परिणाम देने वाली विधि है। ठीक, सातवीं है प्रोजेक्ट विधि। तो जॉन डीवी तथा WH किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि को उचित विधि बताया। इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट विधि में एक बड़ी इकाई के माध्यम से सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाने वाला कार्य प्रोजेक्ट कहलाता है। यह बाल केंद्रित प्रक्रिया है तथा इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जब कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब अभिलेख तैयार करना ही इस पद्धति की मुख्य विशेषता है। ठीक, तो ये हो गया। आठवां है कि मॉन्टेसरी व किंडरगार्टन पद्धति। इसमें क्या है कि मॉन्टेसरी तथा किंडरगार्टन पद्धति भी शिक्षा की महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए इन दोनों ही विधियों के अध्ययन की तत्परता एवं अभ्यास की निपुणता अध्यापकों की तत्परता तथा उनके निर्देशन पर निर्भर करती है। मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता डॉक्टर मॉन्टेसरी स्वयं एक चिकित्सक थी। उन्होंने अपनी विधि को मूलतः मंदबुद्धि बालकों हेतु प्रारंभ किया था, पर आज यह जगत प्रसिद्ध विधि हो गई है और सभी प्रकार के छात्र, चाहे वह विशिष्ट हो अथवा नहीं, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रशिक्षण द्वारा इंद्रिय चेतना जागृत की जाती है, जैसे त्वचा से स्पर्श, नाक से सूंघना, ठीक है, आदि इसके अंतर्गत आता है। आगे है कि डाल्टन विधि। डाल्टन विधि विकलांगों हेतु अति उपयोगी विधि है। इस विधि में सीखने व सिखाने की क्रियाओं में एकता स्थापित की जाती है। यह विधि विकलांगों की दृष्टि में हितकर है क्योंकि वह अपनी वैयक्तिक इच्छा या सुविधा के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। इनमें औपचारिकता से अलग
साथ ही बालकों के साथ रहकर विकलांग बालक इस विधि द्वारा अपने परिश्रम का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। डाल्टन विधि के अंतर्गत बालकों को सामूहिक दायित्व सौंपा जाता है, जिससे एक ही प्रकार के विकलांग वर्ग में सहयोग, स्वार्थहीनता, सहायता तथा कार्य विभाजन जैसे सामाजिक मूल्यों का विकास संभव है। इस विधि में संपूर्ण कार्य एक निश्चित अनुबंध के अंतर्गत चलता है। इकाई योजना विधि। डॉक्टर श्यामलाल कौशिक के शब्दों में कि इकाई योजना विधि वैयक्तिक विभिन्नता, उद्देश्य, विषय वस्तु एवं पूर्ण अभ्यास से संबंधित एक संगठनात्मक स्थिति है जो सीखने में कठिनाई और कुशलता का स्तर दर्शाती है। यह विधि अपने ठोस परिणामों के फलस्वरूप सर्वाधिक अपनाई जा रही है। ठीक। और 11वां है हर्बर्ट विधि। शारीरिक दृष्टि से विकलांग एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बालकों हेतु यह विधि अच्छी है। इस विधि में निश्चित व्यवस्था, पूर्व ज्ञान से शिक्षण का संबंध जोड़ते हुए नवीन विषय का जो स्वरूप स्पष्ट होता है। भारत में सभी शिक्षा महाविद्यालयों में यह विधि प्रचलित है और इसमें 5 पद होते हैं: प्रस्तावना, विषय प्रवेश, तुलना, सामान्यीकरण, अर्जित ज्ञान का उपयोग। ठीक, तो ये हो गया। और 12वीं है कि इस जो 12वां पॉइंट है वो इस स्प्रिंगफील्ड विधि। इसमें क्या है कि भाई सामाजिक विकलांगता को समाप्त करने की यह अत्यंत ही प्रचलित विधि है और इसमें असांस्कृतिक, जनतांत्रिक तथा अन्य विभिन्नताओं को ग्रहण किए बिना वर्ण, जाति व रंग भेद आदि के बालक एक साथ अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे कि भाई विकलांग शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या महत्व है। तो ये देखेंगे भाई विकलांग बालकों की शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है भाई, जिन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। अगर हम सिर्फ गूंगे व बहरे बालकों को छोड़ दें तो अन्य परिस्थितियों में भारत में श्रवण उद्दीपन ही शिक्षण का आधार है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों के द्वारा ज्ञान का बोध ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। विकलांग बालकों की शिक्षा में भी एक उत्प्रेरक तथा अभिप्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अब कुछ उपकरण है। दृश्य उपकरण सस्ते व शिक्षण हेतु उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग छात्र व शिक्षकों की सुविधा अनुसार किया जा सकता है। और श्रव्य उपकरणों के मुख्यतः जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया। और दृश्य श्रव्य में क्या है कि भाई जिसमें वो सुन और देख दोनों सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया कि ये उपकरण सस्ते व टिकाऊ होते हैं। इनका प्रयोग अध्यापक और छात्र अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, चार्ट तथा पोस्टर आदि सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है ब्रेल। जो हमारी ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था तथा इसका स्वरूप क्या है। ठीक, तो और ब्रेल लिपि की प्रक्रिया को समझाइए। तो ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। इसमें पढ़ने व लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। इस लिपि का आविष्कार 1837 में दृष्टिहीन व्यक्ति लुई ब्रेल ने किया था। तो यहाँ 1937 नहीं है, यहाँ पे 1821 में किया था। ठीक है, इसको गूगल करके आप सही कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे सही है। ठीक, परंतु इस लिपि को मान्यता लुई ब्रेल के मरणोपरांत मिली। इस लिपि का स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है, हम एक एक करके इस लिपि के स्वरूप को जानेंगे। तो भाई क्या है कि इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप संकेत आदि तैयार किए गए। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। भारत की सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु इत्यादि इस लिपि के माध्यम से पढ़ी तथा लिखी जा सकती हैं। और क्या है कि ब्रेल चिन्ह मोटे कागज पर लेखन पाटी तथा स्टाइल्स अथवा ब्रेल लेखन सामग्री की सहायता से उभारे जाते हैं। लेखन पाटी पर लिखते समय जो हमारा स्टाइल्स दबाकर एक एक बिंदु कागज पर बनाए जाते हैं जो दूसरी ओर उभर कर आते हैं। अतः लेखन पाटी पर दाएं से बाएं लिखना पड़ता है। लेखन पाटी पर कागज के दोनों ओर लिखा जा सकता है और दूसरी ओर लिखते समय 2 पंक्तियों के बीच नई ब्रेल पंक्ति लिखी जाती है। ब्रेल लेखन पाटी पर स्टाइल से लिखते समय एक पूर्ण अक्षर के लिए अपेक्षित बिंदु संयोगों की एक प्रकोष्ठ सेल में किंतु एक बार में एक बिंदु को दबाया जाता है, जबकि ब्रेल लेखन मशीनों पर उसी अक्षर के लिए संपूर्ण अपेक्षित बिंदु संयोग जैसे रा के लिए 1, 2, 3 तथा 5 संख्या के सभी बिंदुओं को एक साथ दबाया जाता है। ठीक है, आगे है कि भाई ब्रेल लेखन मशीनें मुख्यतः 2 प्रकार की, एक ऐसी जिनमें कागज के दोनों ओर लिखा जाता है और शब्द कागज के दूसरी ओर उभर जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्टेंसिवी लेखन मशीन। और लेखन पाटी की इस मशीन पर भी दाएं से बाएं लिखना होता है। और स्टेंसिवी लेखन मशीन के साथ 2 प्रकार के बोर्ड लगे होते हैं, एक अंतर पंक्तियाँ ब्रेल लेखन के लिए जबकि एक अंतर बिंदीय ब्रेल लेखन के लिए। जब कागज के दूसरी तरफ लिखते समय पहले से लिखी हुई 2 पंक्तियों के बीच नई ब्रेल पंक्ति लिखी जाती है तो अंतर पंक्ति ब्रेल कहा जाता है।
और अंतर जो बिंदीय ब्रेल लेखन करते समय ब्रेल पंक्तियाँ एक दूसरे से अधिक समीप होती हैं और कागज़ के एक तरफ लिखे हुए शब्दों के बिंदुओं के बीच खाली जगह में दूसरी ओर नए शब्द लिखे जाते हैं, अतः इसे अंतर बिंदीय ब्रेल कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि अंतर बिंदीय ब्रेल द्वारा एक कागज़ पर अंतर पंक्तियाँ ब्रेल की अपेक्षा अधिक लिखा जा सकता है। दूसरे प्रकार की ब्रेल मशीनें ऐसी होती हैं जिनमें कागज़ के एक ही ओर लिखा जा सकता है, किंतु ब्रेल पंक्तियाँ एक दूसरे के बहुत समीप होती हैं। इन मशीनों की एक विशेषता यह है कि अक्षर उभरकर ऊपर ही लिखे जाते हैं, ना कि कागज़ के दूसरी ओर। उदाहरण के लिए जो हमारे पार्किंस तथा मारबुर्ग ब्रेल लेखन मशीनें आदि ये मशीनें हैं। ऐसी मशीनों पर लिखते समय बाएं से दाएं लिखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जो कुछ लिखा जा रहा हो उसे साथ ही साथ पढ़ा भी जा सकता है, जबकि जो स्टेंसिवी जैसी लेखन मशीनों तथा लेखन पाटी पर लिखा हुआ पढ़ने के लिए कागज़ उल्टा करना पड़ता है। ठीक, तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे ये यहीं पे ख़त्म होते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम अगले वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे जल्दी।